कल ट्रीटमेंट किया था, राइट एंड हेडिंग एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट. Yesterday we have done the graphical treatment of beats. Today we have to do the analytical treatment of beats. ठीक है. Analytical treatment of beats. बच्चे डेली डेली रिकॉर्ड करना ना बड़ा मुश्किल है. चलो अब तो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है फिलहाल. एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट्स. देखिए बच्चे, आपके पास दो बीट्स कब बनती थी? जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में 10 हर्ट्ज से कम का डिफरेंस है, ऐसी दो वेव टकराती है तो बीट बनती है. तो लेट सपोज आपने एक वेव मान ली A1, एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए. आपने एक वेव मान ली A sin ओमेगा टी, A sin ओमेगा 1t, और दूसरी वेव मान ली A sin ओमेगा 2t. तो इसको आप लिख सकते हो A sin ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, 2 पाई न्यू 1t, और एक को मान लिया आपने A sin 2 पाई न्यू 2t. ऐसी दो वेव टकरा रही हैं, ऐसी दो वेव टकरा रही हैं. ठीक है. तो टकराने के बाद जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो ये जानने के लिए देखिए बच्चे, हमें पता है y कितना होगा, y1 प्लस y2. y कितना होगा? y1 प्लस y2. A साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस A साइन 2 पाई न्यू 2t. A कॉमन आ जाएगा बच्चे, साइन 2 पाई न्यू 1t प्लस साइन 2 पाई न्यू 2t. अब जिनके पास मैथमेटिक्स है, दे मस्ट बी नोइंग द फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी. ठीक है. तो हाँ सही बोल रहे हो. 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2. 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2. लगा दीजिए बच्चे. एम्पलीट्यूड सेम है. साइन 2 साइन ए प्लस बी, दोनों को ऐड करना है तो 2 पाई टी तो कॉमन है, न्यू 1 प्लस न्यू 2 बाय 2 आ जाएगा. कॉस ए माइनस बी, दोनों को माइनस करना है, 2 पाई टी कॉमन है, न्यू 1 माइनस न्यू 2 बाय 2 आ जाएगा. ठीक है. तो बच्चे ये बन जाएगा 2a साइन, और 2a, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 2a कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी साइन पाई न्यू 1 प्लस न्यू 2 इंटू टी. ये आपकी रिजल्टेंट वेव बनेगी. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब ये बीट बन गई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीट. दिस इज द, जिसमें आगे वाली टर्म क्या होती है बच्चे? एम्पलीट्यूड. तो यहां पर जो बीट का एम्पलीट्यूड है वो ये टर्म है. ये टर्म क्या है? हेयर 2a cos पाई 2a cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी is called amplitude of beat, is called amplitude of beat. ठीक है. 2a cos ये जो है इसको एम्पलीट्यूड ऑफ बीट कहते हैं. अब बच्चे कंडीशन आती है कि एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा कब होगा और सबसे कम कब होगा. तो बच्चे देखिए, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है तो कॉस की, अगर देखो फॉर एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, अगर आप चाहते हो कि बीट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो तो बच्चे एम्पलीट्यूड की इक्वेशन में ये कॉस वाला फंक्शन है, कॉस की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो ऊपर +1 और नीचे -1 होती है. कॉस की वैल्यू 1 कब कब होती है बच्चे? कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1. तो यानी कि ये होता है बच्चे, देखिए, कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1,
cos 3 पाई -1, ऐसे चलता रहता है ये। तो आप क्या लिख सकते हो, cos पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 टी इज इक्वल टू cos n पाई। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n इंटीजर, ठीक है। तो यानी कि पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कर गया, टाइम का वैल्यू आ गया n बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। टाइम का वैल्यू आ गया n बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। मतलब ये जीरो भी हो सकता है, n को जीरो डालूंगा तो 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, या फिर 2 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर एम्पलीट्यूड को जीरो करना है, फॉर एम्पलीट्यूड टू बी जीरो, अगर आप चाहते हो कि एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाए, तो बच्चे कॉस वाली टर्म को जीरो के इक्वल पुट कर दो। कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर आप चाहते हैं एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, तो कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, ठीक है। कॉस कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां पर आप इसे लिख सकते हैं कॉस पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू कॉस, जब भी पाई/2 में आता है ना, इवन और नंबर ऑफ पाई/2 आता है, तो कॉस की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यह आ जाएगा कॉस 2n प्लस 1 पाई/2। एन के लिए आप कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी। तो यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी। यहाँ पर एन जो है, यहाँ पर एन कुछ भी हो सकता है, 1 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है कुछ भी। तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, बचेगा क्या, पाई न्यू 1 माइनस न्यू 2 इंटू टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। 2n प्लस 1 पाई/2, पाई से पाई कट गया, टाइम की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब इसमें n की वैल्यू जीरो डालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाय न्यू 1 माइनस न्यू 2, है ना। अगर n की वैल्यू जीरो डालोगे तो कितना आएगा बच्चे, 1 बाय, ये 2 रह गया ये वाला, ये 2 भी आएगा नीचे। हाँ, 2 डालोगे तो, 1 डालोगे तो 3/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, यही चलता चला जाएगा। 5/2 न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये चलती चली जाएगी। मतलब जब भी टाइम इतना होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत मैक्सिमम पीक फ्रिक्वेंसी आएगी, आवाज आएगी। और जब भी टाइम इतना होगा तो उसकी आवाज बहुत धीमी हो जाएगी, बीट की, बीट की आवाज कम ज्यादा हो रही थी ना, कल हमने पढ़ी थी कि बीट कुछ ऐसी भी बनती है। देखो इसकी वैल्यू कभी ज्यादा चली जाती है, कभी कम चली जाती है ना। तो ज्यादा कब जाएगी एम्पलीट्यूड, जब टाइम इतना होगा। मिनिमम कब जाएगी, जब टाइम इतना होगा, ठीक है। फिर वो मैक्स ज्यादा जानी शुरू हो जाएगी, ऐसी चलती रहती है। तो बीट में कभी आवाज ज्यादा होती है, कभी आवाज कम होती है, वो डिपेंड करता है टाइम कितना है। इसे हम कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बीट। मेरा बैग बाहर रख दे, कॉपी पेपर वाला। हाँ,
इसी में एक और डाल दो ऊपर से। हो गया बच्चे? देखिए एडिंग बीट एंड रेजोनेंस। बीट्स एंड रेजोनेंस। बच्चे रेजोनेंस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या होता है बच्चे कि रेजोनेंस में क्या था, एक लड़की अगर जोर से चिल्लाती है तो आपने पीछे में देखा तो घर के कांच वांच टूट जाते हैं उसके कमरे के, ठीक है। तो तुम चिल्ला, अगर अगर एक नॉर्मल लड़की चिल्लाती है तो नहीं टूटते, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होने की कंडीशन थी कि दोनों चीज, अगर एक चीज हिल रही है तो अगर ये सपोज ये दो चीजें दोनों हिल सकती हैं, लेकिन एक रुकी हुई है, एक हिल रही है जोर जोर से, ठीक है। तो इसको देख के दूसरी चीज हिल भी सकती है और नहीं भी हिल सकती। अगर ये चीज हिल रही है और इसकी प्रेजेंस में ये चीज नहीं हिल रही, ठीक है, तो मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत दूर दूर है। ज्यादा कम की बात नहीं कर रहा, दूर दूर है। इसकी 500 है तो इसकी 1000 है जो हिल रही है। लेकिन अगर ये चीज हिल रही है और उसके साथ ये वाली चीज भी हिलने लग जाए अपने आप, ठीक है, तो इसका मतलब है दोनों की फ्रीक्वेंसी 10 ही ऊपर नीचे है। या अगर इसकी 500 है तो इसकी या तो 510 है या 490 के बीच में। अगर एक ऑसिलेटिंग चीज दूसरी चीज को ऑसिलेट करा सकती है, एक वाइब्रेटिंग चीज दूसरी चीज को अपने आप वाइब्रेट करा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस तभी होता है जब दो बॉडीज के बीच का फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो 10 हर्ट्ज ज्यादा या 10 हर्ट्ज कम हो। 10 हर्ट्ज ज्यादा या 10 हर्ट्ज कम हो, ठीक है। रेजोनेंस तभी होता है जब दोनों बॉडी के बीच का जो फ्रीक्वेंसी गैप है वो 10 हर्ट्ज ज्यादा या 10 हर्ट्ज कम हो, तभी कोई वाइब्रेटिंग बॉडी दूसरी बॉडी को ऑसिलेट करा सकती है। सपोज आपके पास दो बॉडी हैं, एक ए, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अननोन है, और ये मेरे पास हिलती हुई चीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 मान लेते हैं, इसकी न्यू 2 मान लेते हैं। ये नॉन फ्रीक्वेंसी की चीज है, ठीक है। मैं चाहता हूं न्यू 1 निकालूं, और ये जो है ये बात ध्यान रखो, न्यू 2 इज मेकिंग न्यू 1 टू ऑसिलेट। अगर न्यू 2 ऑसिलेट करती है तो न्यू 1 हिल रहा है, ये कंडीशन मान के चलो कि अगर न्यू 2 हिल रही है, ये मेरी 2 बॉडी है, ये मेरी 2 है, अगर मैं ऐसे हिलाता हूं 2 को तो 1 मेरा अपने आप हिल रहा है। ऑब्वियसली अगर ये तेज तेज हिल रहा है तो इतनी तेज नहीं हिलेगा कि हिलना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि न्यू 1 और न्यू 2 में न्यू 1 की जो वैल्यू है वो न्यू 2 से या तो 10 ज्यादा होगी या 10 कम होगी। मतलब 10 का मतलब 490, अगर ये 500 है सपोज करो, ठीक है, तो न्यू 1 यहां पर जो m का वैल्यू है उसका वैल्यू लेस देन 10 आता है हमेशा। सपोज न्यू 2 अगर मेरी 500 है तो न्यू 1 की वैल्यू 490 है, 10 कम और 10 ज्यादा, 510 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल आते हैं, उनमें 3 केस इंपॉर्टेंट है। 3 केस जो मैं आपको बता रहा हूं, पहला होता है टू ट्यूनिंग फॉक केस, टू ट्यूनिंग फॉक केस। टू ट्यूनिंग फॉक में क्या होता है बच्चे, आपके पास दो ट्यूनिंग फॉक देखिए ऐसी सी होती हैं, इसको ऐसे बजाओ तो ये बहुत तेज मिलते हैं, एक सेकंड में 3 से बार 4 से बार 5 से बार मिल जाती है। तो आपके पास सपोज दो ट्यूनिंग फॉक है, ये 1 2, ये अननोन है और सपोज ये नोन है। अब अगर मैं न्यू 2 को हिला के न्यू 1 के पास लाता हूं तो न्यू 1 हिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2 प्लस माइनस m है।
एम को क्या कहते हैं? बीट फ्रीक्वेंसी। एम को क्या कहते हैं बच्चे? बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज 500 हर्ट्ज थी, ये 1 सेकंड में 500 हिलता था, इसके पास ये आया तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई मशीन लगी नहीं, तो इसकी वजह से रेजोनेंस की वजह से हिल रहा है, तो ये 1 सेकंड में 10 बार हिलेगा, उनको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बीट्स इन वन, नंबर ऑफ बीट्स इन वन सेकेंड ड्यू टू 2। ठीक है। अब दिक्कत यह है, आपको न्यू2 भी देगा, एम भी देगा, साइन आपको खुद एनालाइज करना है। साइन आपको खुद एनालाइज करना है कि प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। अब साइन पता लगाने के ट्यूनिंग फॉर्क के केस में दो तरीके होते हैं। एक होता है फाइलिंग, ठीक है, इसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक होता है फाइलिंग, कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, सपोज ये मेरे पास नोन थी 500 की, इसकी मुझे निकाल रहा था, जब मैं इसको हिला रहा था तो ये 1 सेकंड में 3 बार हिल रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो या तो 500 से 3 कम, यानी कि 497 से 503 के बीच में कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, 497 या 503 कुछ भी हो सकती है। अब मुझे पता लगाना कि इन्हें प्लस लाऊं या माइनस। उसके लिए मैंने क्या किया, इस वाली को घिस दिया, नोन वाली को। फाइलिंग किसको करनी है? अननोन वाली को। किसको घिसना है? फाइलिंग समझे, घिस दिया। अब मैंने इसे थोड़ा घिस के देखा और दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब मैंने देखा कि जो अननोन वाली थी वो 1 सेकंड में 3 की जगह 4 बार हिल रही है या 2 बार हिल रही है। घिसने के बाद जो बीट फ्रीक्वेंसी वो चेंज होगी। अगर एम इंक्रीज कर जाए, अगर एम क्या कर जाए बच्चे? बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज कर जाए तो नेगेटिव साइन आता है। अगर बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाए तो नेगेटिव साइन आएगा, और अगर बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाए तो पॉजिटिव साइन आएगा। घिसने पर उल्टा एग्जाम है, अगर बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो पॉजिटिव साइन आएगा और घट जाए तो नेगेटिव साइन आएगा। दूसरा मेथड होता है लोडिंग और वैक्सिंग। बाहर तेल में डुबो दो, अननोन वाली को तेल में डुबो के दोबारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, फिर देखो कि एम अगर डिक्रीज हो जाए तो नेगेटिव साइन आता है, एम अगर डिक्रीज हो जाए तो पॉजिटिव साइन। ये दो तरीके होते हैं। बी केस होता है, बी केस होता है बच्चे कि पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखाऊं, पहले इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो, इतना नोट करो और एक क्वेश्चन लिखो, नहीं तो समझ नहीं आएगा क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हो गया बच्चे नोट? लिखे बच्चे क्वेश्चन। देखिए बच्चे, अ ट्यूनिंग फॉर्क, क्वेश्चन है, अ ट्यूनिंग फॉर्क of unknown frequency gives 4 beat per second. A tuning fork of unknown frequency gives 4 beat per second
with another tuning fork of 310 hertz, with another tuning fork of 310 hertz. नोन वाली को हमेशा 2 मानना है, अननोन वाली को न्यू 1। और क्वेश्चन है बच्चे कि a tuning fork of unknown frequency gives 4 beat per second with another fork of frequency 310 hertz. Full stop. On loading, beat frequency become 3. On loading, beat frequency become 3. Find the unknown frequency. न्यू 1 कितना होगा बच्चे? न्यू 2 प्लस माइनस एम। न्यू 2 310 है प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस कर दिया, लोडिंग करने पर वो कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी पहले 4 थी अब 3 हो गई है, डिक्रीज कर गई है। क्योंकि लोडिंग पर अगर एम डिक्रीज कर जाए तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो यह आ जाएगा 310 प्लस 4 314 हर्ट्ज। हाँ भाई, सब डाउट है या क्लियर है? होता है क्या है बच्चे, अगर एक चीज दूसरी चीज को ऑसिलेट करा रही है तो इसका मतलब है उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में 10 हर्ट्ज से ज्यादा का अंतर नहीं है। वो जितना भी है, एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, चार का भी हो सकता है, आपको गिवन होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज टू फाइंड द साइन ऑफ, इज द ओनली थिंग टू कंसर्न इज टू फाइंड द साइन, कि बीच में प्लस लेना है या माइनस लेना है, उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। ठीक है। दूसरा केस आता है बच्चे, एक ट्यूनिंग फॉर्क और एक वायर। एक ट्यूनिंग फॉर्क है बच्चे और एक वायर है। देखिए, ये आपके पास एक वायर होगी जिसे कहते हैं सोनोमीटर वायर। सोनोमीटर वायर, सोनोमीटर आप ऐसे समझिए एक गिटार टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी एक रस्सी के नीचे ये तो फिक्स होता है और यहां से कोई वजन लटक रहा होता है। सपोज 10 किलो वजन टंगा हुआ है यहाँ पर। सपोज यहाँ पर यह आपका सोनोमीटर वायर है, यहाँ पर 10 केजी का वजन मास लटका होता है। कुछ भी मास हो सकता है, मैं तो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें जो टेंशन है वो इसका स्मॉल एम मास है। सपोज यहाँ पर एक कैपिटल एम मास लटका है, वायर का मास स्मॉल एम है, लेंथ एल है। तो इसमें जो टेंशन है वो किसके बराबर हो जाती है बच्चे? एम जी के। जो टेंशन है रस्सी में वो किसके बराबर हो जाती है? इस वेट के। ठीक है। और एक आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है। आपके दो चीजें हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, मैं इस रस्सी की फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं न्यू 1 की। ठीक है। तो बच्चे वही, अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क को लाया और इसके पास लेकर आया, न्यू 1 हिल रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका एम एस मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है। इसका मतलब है न्यू 1 जो है वो न्यू 2 प्लस माइनस एम में। ठीक है।
न्यू1 जो है वो न्यू2 प्लस माइनस एम है। फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग का एक और फॉर्मूला होता है, न्यू1 क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग का एक फॉर्मूला और होता है, n/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। इसको मैं लिख सकता हूं n/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। ये कोई सी भी रस्सी है उसके लिए फॉर्मूला होता है n/12 अंडर रूट टी बाय म्यू। और अगर आपको कोई हिंट नहीं दे रखा तो डिफॉल्ट आप मान के चलोगे n1 है। डिफॉल्ट मान के क्या चलोगे बच्चे कि n1 है। डिफॉल्ट हम लेके चलेंगे कि n जो है वो 1 है। देखिए बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन लिखिए एक, a 3.6 gram string of sonometer, a 3.6 gram string of sonometer of 6 gram 3.6 gram string of sonometer of length 64 centimeter, have length 64 centimeter, full stop, have length 64 centimeter, have length 64 centimeter, full stop. What should be the tension in string? What should be the tension in string so that it vibrate in two segments? मतलब n की वैल्यू 2 दे दी इसमें, so that it vibrate in two segments with a frequency of 256 Hz. So that it vibrate in two segments with a frequency of 256 Hz. तो इसमें कुछ नहीं बच्चे, ये फॉर्मूला लगाना है बस। फ्रीक्वेंसी आपको 256 दे दी, एन की वैल्यू 2 सेगमेंट दे दी, 2 सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है, लेंथ आपको 64 सेंटीमीटर दे रखी है ना। टेंशन आपको दे दिया कितना बच्चे, टेंशन मुझे निकालना है। ये न्यू पता है, न्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड में मैंने आपको लिखवाया था। यहां पर न्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। हाँ हाँ
लीनियर मास डेंसिटी। तो इसका मास कितना था बच्चे, मास ऑफ सोनोमीटर का 3.6 ग्राम। ये जो म्यू होता है ये मास अपॉन लेंथ होता है। मास आपको यहां पर दे रखा था 3.6 ग्राम। 3.6 था, कितना था 3.6, 3.6 10 की पावर -3 केजी में कर लिया, लेंथ को मीटर में कर दिया। यहां से बस आपको टी निकालना है, इस फॉर्मूले से बस आपको टी निकालना है। ये you have to use this formula to find T. थर्ड केस, अगर दोनों ही सोनोमीटर की वायर हो। थर्ड केस आता है बच्चे इसके अंदर, लास्ट केस है, अगर दोनों ही वायर सोनोमीटर की हो। अगर दोनों ही वायर सोनोमीटर की हैं, ठीक है। ठीक है, थर्ड केस है, अगर दोनों ही वायर सोनोमीटर की हो तो वही बच्चे, एक एक वही होगा, एक की फ्रीक्वेंसी पता होगी, एक की निकालनी होगी। एक की फ्रीक्वेंसी पता होगी और एक की फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, ठीक है। सी केस, बोथ आर सोनोमीटर वायर, बोथ आर सोनोमीटर वायर। वही पहले की फ्रीक्वेंसी अननोन है, यहां पर कोई मास लटक रहा होगा, यहां पर टेंशन mg के बराबर होगी, इसका मास स्मॉल ms है, लेंथ l है, तो आपका म्यू आ जाएगा ms/l। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसे न्यू1 लिख सकते हैं n/2l √t/म्यू, ठीक है। एक सेकंड फ्रीक्वेंसी, सेकंड वायर है, वो भी सोनोमीटर की है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू2 नोन होगी। तो बच्चे आपको बताया न्यू1 जो है वो कितना होगा, न्यू2 प्लस माइनस एम। एम होता है बीट फ्रीक्वेंसी, कि अगर न्यू2 हिलेगा तो 1 कितनी बार हिलेगा एक सेकंड में, ये भी गिवन होगा। द ओनली प्रॉब्लम इज टू डिसाइड द साइन, कि बीच में प्लस लें या माइनस लें, बीच में प्लस लें या माइनस लें, ठीक है। तो इसके लिए आपको हिंट देगा, या तो टेंशन से छेड़छाड़ करेगा या लेंथ से छेड़छाड़ करेगा, ठीक है। तो यहां पर साइन डिसाइड करने के दो तरीके हैं, या तो टेंशन बढ़ रही होगी, अगर टेंशन इंक्रीज करे और एम इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव, टेंशन इंक्रीज करे एम इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिव, टेंशन इंक्रीज करे और एम डिक्रीज हो जाए, नेगेटिव, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज करे एम इंक्रीज कर जाए, नेगेटिव, लेंथ का उल्टा, लेंथ इंक्रीज करे एम इंक्रीज करे, नेगेटिव, एल इंक्रीज करे एम डिक्रीज करे, पॉजिटिव। एम यहां पर क्या है, बीट फ्रीक्वेंसी। अब जैसे इसके ऊपर एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 है, एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 6 है,
वो क्या है, जरा फटाफट ये नोट करो, फिर मैं एग्जांपल 6 भी करा देता हूँ। फिर हमारा बीट्स टॉपिक खत्म हो जाएगा, केवल इस चैप्टर में एक ही टॉपिक रह जाएगा, स्टैंडिंग वेव्स। नहीं, आज शुरुआत तो करा ही दूंगा। एनसीईआरटी एग्जांपल 6 फटाफट ओपन कीजिए सारे बच्चे। देखो बच्चे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि वन अननोन है, टू नोन है। ठीक है, जो अननोन वाली चीज है वन मानना है, जो नोन वाली चीज है वो टू माननी है। तो एग्जाम्पल 6 में क्या कह रहा है बच्चे, वो एग्जाम्पल 6 वो कह रहा है टू स्टार स्ट्रिंग, सितार की स्ट्रिंग। इंस्टेड ऑफ सोनोमीटर में क्या वर्ड यूज करिए, सितार। वो जो सितार कुछ होता होगा, गिटार की तरह ही होता है कुछ। वो कह रहा है दो टू स्टार स्ट्रिंग्स हैं, सितार स्ट्रिंग्स हैं, जिनको ए और बी मानना है। टू स्टार स्ट्रिंग, सितार स्ट्रिंग ए एंड बी, प्लेइंग द नोट धा। ये धा बजा रही, सारे गामा पाधा नी सा, धा जो है ना वो बजा रही है, धा। प्लेइंग अ नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून। वो खराब हो गई, ये धा बजाती थी लेकिन ये खराब हो रही है। ठीक है, एंड जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 हर्ट्ज की आ रही है। मतलब दो जो वायर है ए और बी में, इनमें स्लाइटली फ्रीक्वेंसी का गैप आ गया। ठीक है, इसमें जो बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 5 आ रही है। Produce the beats of frequency of 5 hertz if the tension in B is slightly increased। अगर मैं B को बी में टेंशन इंक्रीज करता हूं, अगर मैं बी में टेंशन इंक्रीज करता हूं, द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 3। अगर मैं इसमें टेंशन इंक्रीज करता हूं तो बीट फ्रीक्वेंसी चेंज होकर 3 हो रही है। व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अगर ए की आपको दे रखी है 427 हर्ट्ज, इजी हो गया। ये सेकंड चीज हो गई, वन हो गई। न्यू वन इजिकल टू न्यू टू प्लस माइनस एम। तो न्यू टू कितना है मेरा 427। अननोन वाली को मैंने 2 मान लिया, वन मान लिया, नोन वाली को 2 मान लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखी है ए की, प्लस माइनस एम 5। हम इसे पहले वाला एम लेना होता है, दूसरे वाला जो बीट फ्रीक्वेंसी दे रखा था वो साइन देने के लिए रखा है। अब आप देखिए, टेंशन इंक्रीज कर रही है, एम डिक्रीज कर रहा है, 5 से 3 एम डिक्रीज कर गया। अगर टेंशन इंक्रीज करे, एम डिक्रीज करे, ठीक है, तो हमें कौन सा साइन लेना होता है बच्चे, नेगेटिव। टेंशन इंक्रीज करे, एम डिक्रीज करे, तो कौन सा साइन लेना होता है, नेगेटिव। तो 427 माइनस 5, 422 हर्ट्ज। क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 422 हर्ट्ज। क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ तो सही। क्वेश्चन बोला है बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा भी टेंशन इंक्रीज करने पर एम 3 हो रही है। उसने क्वेश्चन में लिख के दिया है कि टेंशन इंक्रीज हो रही है तो एम 3 हो गया। तो लिख के दिया है कि अगर टेंशन बढ़ी तो एम डिक्रीज कर गया।
लिखे बच्चे स्टैंडिंग वेव्स, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। ये कब बनती है बच्चे? जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम लाइन में चल रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जब ऐसी दो वेव टकराती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है उसे क्या कहते हैं बच्चे? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। लिखिए बच्चे, व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, डेफिनेशन लिखिए, व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव ऑफ सेम टाइप का मतलब जो दो वेव टकरा रही है या तो दोनों लॉन्गिट्यूडनल हो या दोनों ट्रांसवर्स हो। व्हेन टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव traveling in a straight line, traveling or when two plane progressive wave of same type, bracket में either both longitudinal or both transverse, either both longitudinal or both transverse, bracket close, having same amplitude, same type का क्या मतलब है? having same either both longitudinal or both transverse, bracket close, having same amplitude, same frequency, same time period, same wavelength, same amplitude, comma, same time period, comma, same frequency, same amplitude, same time period, same frequency, same wavelength, सब कुछ सेम है। traveling in the same direction, traveling in the same direction but in opposite direction, traveling in same direction but in opposite direction, superimpose on each other, superimpose on, traveling in the straight line with same speed, traveling in straight line with same speed but in opposite direction, superimpose on each other, then new waves are called new waves are called standing or stationary wave, new waves are called standing or stationary wave। अब इन्हें ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए बच्चे, traveling in the same direction with same speed but in opposite, traveling in a straight line, traveling in a straight line but in opposite direction, superimpose on each other, superimpose on each other, then resultant wave is called स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। देखिए बच्चे, ये मैंने ऐसे खांचे बना दिए, पी क्यू आर एस टी, 4 खांचे बना लो आप भी। बस बनाने का तरीका बता रहा हूँ, आपको समझ भी आएगा, बनाने समझ आएगा कैसे बनाना है। इसमें आपके पास एक ब्लू वाली वेव है, 2 वेव बनाऊंगा, एक ब्लू वाली, सपोज 2 वेव है,
भावनाएं समझना बच्चे, जो ब्लू वाली वेव है वो इधर की तरफ भाग रही है, जो ब्लू वाली वेव है वो इस तरफ भाग रही है, ठीक है, आगे की तरफ चल रही है ब्लू वाली वेव, और एक आपके पास रेड वाली वेव है, वो आपकी उल्टी चल रही है। रेड वाली जो वेव है वो इस तरफ भाग रही है, रेड वाली वेव है वो इस तरफ भाग रही है। तो कुछ टाइम बाद, जब t/4 टाइम ले लेता हूं सपोज, रेड वाली वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो और शिफ्ट हो जाएगा पीछे की तरफ, और जो ब्लू वाली वेव है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ब्लू वाली वेव है वो ऐसी जाएगी अब, है ना। अब ब्लू वाली वेव पहले जो यहां से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, वो आगे चली गई, और वाई वाली वेव जो यहां पर थी वो पीछे चली गई। अब वाई वाली वेव यहां से स्टार्ट, क्योंकि वाई वाली वेव पीछे जा रही है, तो वाई वाली वेव ऐसे मूव कर रही है। फर्दर टी टाइम बाद अभी भी ये वेव इधर ही चल रही है और ब्लू वाली वेव इधर चल रही है। फर्दर टी टाइम बाद आधी वेव के बाद, t/2 के बाद, वाई वाला पॉइंट और पीछे चला गया, वाई वाला पॉइंट और पीछे चला गया। अब वाई जो था, जहां जो स्टार्टिंग पॉइंट था सेकंड वेव का, जो स्टार्टिंग पॉइंट था सेकंड वेव का, वो और पीछे चला गया, क्योंकि वाई वाली वेव, रेड वाली वेव पीछे भाग रही है ना। और जो एक्स वाला पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, वो आगे चला गया। मतलब ये जो अब ये रेड वाली तो देखो पीछे भाग रही है, मतलब रेड वाली का स्टार्टिंग पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और एक्स वाली का स्टार्टिंग पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि डेफिनेशन यही है, एक आगे जानी चाहिए, एक उल्टी जानी चाहिए। तो एक्स वाली अब कैसे स्टार्ट करेगी, यहां से, तो एक्स वाली अब ऐसे जा रही है ना। तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, अब आप देखिए ब्लैक वाला जो है इनका रिजल्टेंट है, दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, जो रिजल्टेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। एक y1 है, एक y2 है, जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा है बच्चे, पॉजिटिव। ये y, नेगेटिव नेगेटिव बड़ा नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव बड़ा पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बड़ा नेगेटिव, ये y आ गया, ये क्या आ गया आपका y। ऐसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव फिर जीरो, नेगेटिव पॉजिटिव फिर जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव फिर जीरो, ये y आ गई। एक y1 है, एक y2, y1 मेरी ब्लू वाली है, y1 ब्लू वाली, y2 ये वाली है। फिर क्या हुआ, दोनों नेगेटिव, बड़ा नेगेटिव आ गया, यहां पर क्या आ गया बच्चे, बड़ा नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव तो क्या आ गया बच्चे, बड़ा नेगेटिव। जब दोनों पॉजिटिव है तो बड़ा पॉजिटिव, फिर दोनों नेगेटिव है, बड़ा नेगेटिव, फिर दोनों पॉजिटिव है, बड़ा पॉजिटिव, ठीक है। अब इनको कंबाइन कर दो, ये तो मैंने अलग अलग स्टेप करके बताए। तो आप देखो, कभी एम्पलीट्यूड ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर नेगेटिव चला गया, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। तो बेसिकली अगर मैं बात समझू तो हो क्या रहा है, अगर मैं पहले केस का रिजल्टेंट बनाऊं, तो पहले केस में मेरा जो रिजल्टेंट है वो ऐसा है। फर्स्ट केस का अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूं, तो फर्स्ट केस का वाई मेरा कुछ ऐसा सा है,
आया ना। सेकंड केस का वाई मेरा ये डार्क वाली लाइन है और थर्ड केस का वाई वाला लाइन मेरा ऐसा है। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो आप अगर जैसे रस्सी को हिलाते हो तो आपको रस्सी के अंदर ना तो y1 दिखाई देता है ना ही y2 दिखाई देता है। ये रिजल्टेंट वेव। अगर आप रस्सी को हिलाते हो तो होता है क्या बच्चे, अगर आप रस्सी को हिलाते हो आप एक इंपल्स देते हो आगे की तरफ, ये आगे जाती है ना। आप हिलाए जा रहे हो, आप हिलाए जा रहे हो, रस्सी वेव आगे गई, टकरा के ये वाली वेव आगे जा रही थी, टकरा के ये वाली वेव पीछे आ रही है। तो जब ये वेव टकराएंगी तो ऐसी नजर आती है आपको। फिर जब रस्सी हिलती हुई देखते हो ना आप, जब आप रस्सी हिलती हुई देखते हो तो आपको देखो रस्सी इसी फॉर्म में नजर आती थी, हिलती हुई नजर आएगी। क्यों, क्योंकि उसमें जो वेव आगे गई है पहली बार, वो आप तो आगे से भेजे जा रहे हो, आगे टकरा के वो वेव पीछे आती जा रही है। तो जब वो टकराएंगी तो रिजल्टेंट वेव ऐसी बनती है। ये जो वेव है इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। ओ हाँ, स्टैंडिंग वेव। इसके एक हिस्से को कहते हैं सेगमेंट, इसके एक हिस्से को कहते हैं सेगमेंट। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे है जहां पर डिस्प्लेसमेंट किसी भी केस में जीरो ही है, इनको कहते हैं नोड। नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगी और इनके बीच में एक ऐसे पॉइंट आए जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, इसको कहते हैं एंटी नोड। यहां पर दो रीजन बनते हैं बच्चे, एक होता है नोड और एक होता है एंटी नोड। ठीक है, नोड वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो है। नोड, इट इज द पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज जीरो। नोड वो पॉइंट है जहां पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होती है। ठीक है, एंटी नोड, एंटी नोड वो होती हैं जो इट इज अ पॉइंट वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है बच्चे, डाउट है तो बोलो। ठीक है बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।